दोस्तों ये बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक डायमंड विशेषज्ञ हो या फिर किसी ज्वेलरी ट्रेड से जुड़े हुए हो। आज पूरे वर्ल्ड में यदि डायमंड से जुड़े कोई कन्वर्सेशन होती है और इसमें सूरत का नाम ना आए, शायद ये नामुमकिन है। इंडिया के वेस्टर्न कॉर्नर में बैठा है ये वो शहर है जहाँ आज वर्ल्ड के 90% डायमंड यहाँ एक नए जिंदगी पाते हैं। लगभग पिछले 100 सालों से चले आ रहे हैं इस ट्रेड में आज सूरत को ग्लोबल डायमंड इंडस्ट्रीज के नर्व सेंटर में से एक बनाया है, जहाँ हर साल $24 बिलियन से ज्यादा का डायमंड ट्रेड होता है। ये आज उस शहर के नाम से जाना जाता है जहां रफ स्टोन को ट्रांसफॉर्म कर ब्रिलियंट पॉलिश डायमंड का रूप दिया जाता है। आज सूरत के मदद से इंडिया वर्ल्ड के 90% डायमंड अकेले एक्सपोर्ट करते हैं, जहां 99% डायमंड सूरत में ही प्रिपेयर किया जाते हैं। लेकिन आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि यदि डायमंड माइनिंग की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड के टॉप 10 के डायमंड माइनिंग में भी नहीं आता। पर सवाल यह है कि वर्ल्ड के 90% डायमंड इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट होते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से डायमंड ट्रेड से जुड़ी इस रोचक बातों को अनलॉक करेंगे। इस डिस्कशन के माध्यम से हम सूरत को उस जर्नी को ट्रेस करने का प्रयास करेंगे जिसने उसे आज वर्ल्ड का डायमंड कैपिटल बनाया है। इसके अलावा गुजरात के बिजनेस मॉडल एंड वर्किंग कल्चर को भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो डिस्कशन को। दोस्तों 1726 तक वर्ल्ड के ज्यादातर डायमंड इंडियन से ही सप्लाई किए जाते थे। मध्य प्रदेश के पन्ना माइंस जैसे कुछ चुनिंदा लोकेशन से डायमंड एक्सट्रैक्ट करते हुए इंडिया वर्ल्ड के टॉप एक्सपोर्टर में से एक था। इस समय सूरत का इस डायमंड के साथ कोई खास नाता नहीं था और वो शहर केवल कपड़े के व्यापार के लिए मशहूर था। लेकिन समय के साथ दुनिया के अलग अलग कोनों में डायमंड का माइनिंग शुरू हुई और ईयर 1800 तक चाइना, ब्राजील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया और साउथ अफ्रीका जैसे कई कंट्रीज में डायमंड एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो गए। इन देशों पे माइनिंग इंडिया के कंपेयर एक बड़े पैमाने पे की जाने लगी और धीरे धीरे मार्केट पे डायमंड का सप्लाई बढ़ने लगा। दोस्तों आप सबको इकोनॉमिक का वो कॉन्सेप्ट पता होगा कि किसी प्रोडक्ट की वैल्यू उसके डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है। डायमंड के बढ़ते हुए सप्लाई के कारण इसके वैल्यू कम होते चले गए और अमेरिका एंड यूरोप में स्थित सब डायमंड ट्रेडर्स अपने लॉस बेयर करने लगे। इसी मुसीबत को निपटने के लिए सबसे पहले डायमंड ट्रेडर्स सब अपने डायमंड माइनिंग को रिड्यूस करने की कोशिश की और छोटे देशों में अपने इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए डायमंड की सप्लाई लिमिटेड कर दी। इन मेथड से उन ट्रेडर्स के द्वारा मार्केट पे एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की, जिस कारण डायमंड के प्राइसेस पे कुछ इंक्रीमेंट देखा गया। लेकिन ये एफर्ट्स एक शॉर्ट टाइम के लिए ही था। ना तो लंबे समय तक डायमंड का माइनिंग को रोका जा सकता था और ना ही इन्फ्लुएंस के मदद से सप्लाई को हमेशा के लिए रिड्यूस किया जा सकता था। फाइनली 1947 में डी वियर्स नाम की एक कंपनी ने मार्केट पे डिमांड बढ़ाने के लिए ए डायमंड इज फॉरएवर नाम की कैंपेन स्टार्ट की। इस कैंपेन के तहत वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों को बताया गया कि ये डायमंड ही एक असली प्यार की निशानी है। इस कैंपेन के साथ समाज में एक धारणा बनाया गई कि सभी हस्बैंड और प्यार करने वाला व्यक्ति को एक कॉस्टली डायमंड गिफ्ट करके अपने प्यार का इजहार करना जरूरी है और इस बिना डायमंड के बगैर वो प्यार इजहार नहीं कर सकते हैं। और इस तरह एक डायमंड रिंग के एंगेजमेंट परंपरा एक नया कमर्शियल रूप दिया गया। समय के साथ बिजनेसमैन द्वारा चलाया गया कैंपेन इतना पॉपुलर हुआ कि आने वाले 10 सालों के अंदर ही मार्केट में डायमंड की डिमांड 80% तक बढ़ गया। दोस्तों इस डायमंड ट्रेड के सेंटर के रूप में बेल्जियम के एंटवर्प सिटी में अपने पहचान बनाई। 15वीं सेंचुरी से ही इस शहर में चला आ रहा है डायमंड ट्रेड आज इस हद तक कंसंट्रेट हो चुका है कि वर्ल्ड के 84% रफ डायमंड इसी सिटी पे ट्रेड किया जाता है, जहां से उन्हें कटिंग और पॉलिशिंग के लिए दूसरे शहरों पे भेजा जाता है। $50 बिलियन से ज्यादा की इस ट्रेड को एक समय एंटवर्प में स्थित ज्यूइश कमेटी इसे कंट्रोल किया करती थी और उन्होंने डायमंड ट्रेड पे एक मोनोपोली बना के रखी थी। लेकिन आज इस ट्रेड में ज्यूइश मोनोपोली को ब्रेक करते हुए गुजराती ट्रेडर्स ने अपना एक इंडिया में पहचान बनाई। जैन्स और काठियावाड़ी कम्युनिटी के लोग आज एंटवर्प में डायमंड ट्रेड कंट्रोल करते हुए इंडिया को वर्ल्ड के टॉप डायमंड एक्सपोर्टर में से नंबर 1 बनाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन कैसे इस ज्यूइश कम्युनिटी मोनोपोली को इन गुजराती ट्रेडर्स ने ब्रेक किया, ये एक रोचक किस्सा है। आइए इसे अगले सेक्शन में समझते हैं। दोस्तों इस बात को देखते हुए कि सूरत केवल एक सेंचुरी से ही डायमंड ट्रेड से जुड़े हुए हैं, इस शहर के नेचुरल डायमंड प्रोसेसिंग सेंटर से उभरना किसी रिमार्केबल सक्सेस से कम नहीं है। ब्रिटिशर्स एंड पोर्टुगीज ने सूरत को पहले ही एक वाइटल ट्रेड रूट का हिस्सा बना लिया था। सूरत में डायमंड ट्रेड की हम्बल बिगिनिंग तब हुआ जब गुजरात के पाटीदार कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले दो भाई गंदाभाई कुबेरदास मफजुवनवाला और श्री रंगीलदास कुबेरदास मफजुवनवाला ने अर्ली 1900s में एक स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट किया। दोस्तों ये केवल एक शुरुआत थी।
दोस्तों, गुजराती ट्रेडर्स के अनुसार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप को काफी हद तक अनस्टेबल कर दिया था, जिसके दौरान जूइश कम्युनिटी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। इसी वैक्यूम को फिल करने के लिए 1960 में सबसे पहले गुजरात के पालनपुर एरिया से पालनपुरी जैन्स एंटवर्प में अराइव करने लगे। पालनपुरी जैन इंडिया के हिस्टोरिक बिजनेस कम्युनिटी है, जिन्होंने जनरेशन बाय जनरेशन इस ट्रेड में खुद को एक्सपर्ट बनाया है। इन गुजराती जायंट्स ने एंटवर्प डायमंड इंडस्ट्रीज में जूइश के मोनोपोली को तोड़ने के लिए दो की फैक्टर्स का सहारा लिया। पहले तो उन्होंने उन स्मॉल और लोअर वैल्यू स्टोन में ट्रेड करना शुरू किया, जिसे जूइश ट्रेडर डस्ट मानकर साइडलाइन कर देते थे, और दूसरा उन्होंने सूरत के स्किल एंड चीप लेबर को यूटिलाइज किया, जो एक्सपीरियंस के साथ एक्सीलेंट डायमंड कटर एंड पॉलिशर बने। इन दो फैक्टर के अलावा इन गुजराती जेंट्स के द्वारा डायरेक्ट सोर्स से डायमंड परचेस करना और क्रेडिट पे लॉन्गर बाइंग पीरियड ऑफर करना जैसे स्ट्रेटेजीज ने उनके कंपटीशन को रिड्यूस करने का काम किया, जिससे गुजराती जेंट्स ने एंटवर्प में खुद को स्टैब्लिश कर पाए। दोस्तों, पालनपुरी जेंट्स के अलावा गुजरात के काठियावाड़ी पटेल एक दूसरे गुजराती कम्युनिटी से है, जिन्होंने डायमंड इंडस्ट्रीज में खुद को कॉम्पिटिटिव साबित किया। यूँ तो काठियावाड़ी पटेल की एंट्री डायमंड ट्रेड में जेंट्स के कंपेयर में थोड़ी लेट हुई, लेकिन ये आज सूरत में लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज ऑन करते हैं और एंटवर्प में इनके कई ट्रेडिंग ऑफिसेज भी हैं। काठियावाड़ी पटेल ओरिजिनली एग्रीकल्चरिस्ट थे, जिन्होंने ड्रॉट से बचने के लिए सूरत मूव करने का फैसला किया था। डायमंड बिजनेस में कटर और पॉलिशर का तरह एंट्री करते हुए उन्होंने तेजी से अपने बिजनेस रैंक को ग्रोथ करते गए। धीरे धीरे जब उसके पास सफिशिएंट कैपिटल एक्यूमुलेट होने लगा, तो अपने वो खुद का फैक्ट्री स्टैब्लिश करने लगा। पालनपुरी जेंट्स के साथ वो अपने कॉन्टैक्ट यूज करते हुए अपने को एंटवर्प में स्टैब्लिश करने लगी। दोस्तों, समय के साथ गुजराती बिजनेसमैन का एंटवर्प में अपने फुटहोल्ड इतना स्ट्रांग हुआ कि एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर में हुए 2012 की बोर्ड इलेक्शन में 6 में से 5 रिप्रेजेंटेटिव गुजराती थे। इवन 2014 में भी गुजराती बिजनेसमैन को इन बोर्ड में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नॉमिनेट किया गया। कुछ इस तरह से गुजरात के पालनपुरी जेंट्स और काठियावाड़ी पटेल ने डायमंड के उस बिजनेस में अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टैब्लिश किया, जिसमें एक समय जूइश के मोनोपोली थी, और इसी के साथ वर्ल्ड के डायमंड कैपिटल के रूप में सूरत का राइज हुआ। आइए इसे अगले सेक्शन में समझते हैं। दोस्तों, यूँ तो सूरत के लिए डायमंड ट्रेड बिल्कुल अननोन नहीं था। हाँ, ये कहा जा सकता है सूरत के डायमंड ट्रेड कुछ दशकों से पहले महत्वपूर्ण नहीं हुआ करता था, लेकिन गुजरात के ट्रेडर्स द्वारा इंटरनेशनल डायमंड बिजनेस को देखने के बाद ये बात क्लियर हो चुकी थी कि सूरत में डायमंड पॉलिश और कटिंग कर यूरोप और अमेरिका में सेल करना काफी प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। दोस्तों, सूरत में डेवलप्ड इन स्टेट के पीछे गुजराती कल्चर की इंडस्ट्रियस और किंगशिप में एक अहम भूमिका निभाई। आज भी गुजरात में कई ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां एक ही फैमिली के 3 जनरेशंस ने सर्व किया है। इनफैक्ट अगर सूरत के बिजनेस मॉडल को देखा जाए तो ये बॉन्ड एंड ट्रस्ट पे ही चलता है। सूरत में आज भी मिलियंस ऑफ वर्थ के डायमंड पार्सल्स लोकल कुरियर मैन अंगदियास द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बिजनेस के चिट्ठी नामक प्रोमिसरी नोट के इनफॉर्मल सिस्टम द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जिसके तहत ट्रांजैक्शन मार्क किए जाते हैं। इससे टाइमली डिलीवरीज और प्रॉम्प्ट पेमेंट इंटीग्रल पार्ट कंस्टिट्यूट करती है। इसके अलावा सूरत के सक्सेस के पीछे क्राफ्टमैनशिप और टेक्नोलॉजी का मिलन एक अहम रोल अदा करता है। सूरत ने समय के साथ अपने वर्कर्स को अपस्किल करते हुए प्रिसीजन इक्विपमेंट डेवलप किए, जिसके तहत उन्होंने हर गुजरते दिन के साथ बेटर स्टोन्स पे काम करना सीखा। इस प्रोसेस में विनेस ज्वेलर्स का फाउंडर सेवंती भाई शाह ने एक अहम रोल प्ले किया, जिन्होंने पहले इंडियन कंपनी स्टेब्लिश की जो लार्ज नेचुरल डायमंड्स को बड़े स्केल पे कट और पॉलिश कर सकती थी। अपने कारीगरों को इन हाई वैल्यू डायमंड को क्राफ्ट्स करने के साथ उन्होंने प्रोडक्शन के दौरान रिस्क मैनेजमेंट किए, जिससे उन्हें इंडिया में नेचुरल डायमंड प्रोसेसिंग सेंटर को एक नए दिशा दिखाई। दोस्तों, इन सब के अलावा सूरत के कारीगरों ने भी सिटी के डायमंड इंडस्ट्रीज को सेव करने में एक अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा दूसरा इंडस्ट्रीज टालवर्ट जैसे SRK एक्सपोर्ट के फाउंडर और चेयरमैन गोविंद ढोलकिया वर्कफोर्स को एम्पावर करने के लिए रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए, जिसके साथ बेटर परफॉर्मेंस के लिए इंसेंटिव्स और फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी शामिल थे। इन सारे मेजर्स के कारण सूरत के डायमंड कारीगर दुनिया भर पे माने जाते हैं और आज इस शहर में हाई क्वालिटी और लार्ज साइज डायमंड को इस क्वालिटी के साथ फिनिश किया जाते हैं, जिसे वर्ल्ड वाइड मैच करना नामुमकिन है। दोस्तों, आज अपने चीप लेबर और हाई स्किल वर्कफोर्स के कारण सूरत वर्ल्ड का डायमंड कैपिटल बन गया है, जहां से इंडिया द्वारा एक्सपोर्ट किए जाने वाले 99% डायमंड पॉलिश और कट किए जाते हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक वर्ल्ड में यूज किए जाने वाले 12 डायमंड में से 11 डायमंड सूरत पे पॉलिश और कट किया जाता है।
दोस्तों साल दर साल सूरत के डायमंड इंडस्ट्रीज ने खुद को एक्सपांड किया है, जिसका श्रेय उन मर्चेंट, एक्सपोर्ट और कारीगरों पे जाता है जिनको मिलकर एक ऐसी टीम डेवलप की जो हाई वैल्यू रियल डायमंड क्राफ्ट करने में सक्षम बने। सिटी के इस ह्यूज इंडस्ट्रीज में 7 लाख वर्कर्स, 6000 से ज़्यादा पॉलिशिंग यूनिट्स में एम्प्लॉय है, जो साथ मिलकर वर्ल्ड के 70% रफ डायमंड को प्रोसेस करते हैं। दोस्तों यूँ तो पूरे वर्ल्ड से रफ डायमंड सूरत में ट्रैवल करके आते हैं, लेकिन पॉलिश होने के बाद ये देश के दूसरे सेंटर और विदेशों में भेज दिया जाते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में 1970 से सूरत के सभी पॉलिश डायमंड मुंबई ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। कई ट्रेडर्स अपने डायमंड्स को एम्प्लॉय के द्वारा डेली सूरत से मुंबई भेज दिया जाता है, जहां इंडिया समेत चाइना, हांगकांग, बैंकॉक और यूएसए को सेल किया जाता है। मुंबई में भारत डायमंड बार्स के एस्टैब्लिशमेंट ने इस काम को फर्दर फॉर्मल बनाया है। तो दोस्तों ये था आज का वर्ल्ड डायमंड कैपिटल सूरत की कहानी, जिसने एडवर्ड के ज्यूइश मोनोपोली को तोड़कर खुद को एक बिजनेस का सेंट्रल नर्व बनाया है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए वीडियो इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।